राजस्थान का एकमात्र सर्वोच्च शिक्षा संस्थान बानसूर महाविद्यालय के बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम बीए पाठ प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए राजनीति विज्ञान में कार्यपालिका का टॉपिक लेंगे, जिसमें सबसे पहले हम कार्यपालिका का अर्थ व परिभाषा देखने से पहले सरकार का अर्थ व परिभाषा जानना जरूरी है। तो सरकार का अर्थ इस आधार पर है कि सरकार का तात्पर्य उन सब व्यक्तियों, संस्थाओं और साधनों से है जिनके द्वारा राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति एवं क्रियान्वित करने का कार्य किया जाता है, उसे ही सरकार कहते हैं। दूसरे रूप में सरकार का अर्थ इस प्रकार से है, सरकार वह यंत्र है जिसके ऊपर राज्य के कानून बनाने, उन्हें क्रियान्वित करने और उनकी व्याख्या करने का दायित्व जिस संगठन का होता है, उसे ही सरकार कहते हैं। सरकार की जो परिभाषा गार्नर के अनुसार देखेंगे तो सरकार वह संगठन है जिसके माध्यम से राज्य अपनी इच्छा को अभिव्यक्त करता है, अपने आदेशों को जारी करता है और अपने विषयों का संचालन करता है, उसे ही सरकार कहते हैं। सामान्यतया सरकार के द्वारा मुख्य रूप से 3 कार्यों का संचालन किया जाता है, जिसमें पहला कार्य है कानून बनाना, नंबर 2 है नियम या कानूनों का क्रियान्वयन करना या उनका संचालन करना, नंबर 3 है नियम कानूनों का उल्लंघन करने वाले को उचित न्याय व दंड देने का कार्य करती थी। इन 3 कार्यों के आधार पर वर्तमान में सरकार के 3 अंगों का विकास होता है, जिसमें पहला अंग है व्यवस्थापिका, नंबर 2 है कार्यपालिका, नंबर 3 अंग है न्यायपालिका। तो हम यहाँ पर कार्यपालिका देखेंगे, जिसमें सबसे पहले कार्यपालिका का अर्थ व परिभाषा देखेंगे। तो कार्यपालिका के अर्थ में कार्यपालिका शासन का वह अंग है जो व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए नियम कानूनों का पालन एवं क्रियान्वित करने वाला जो संगठन होता है, उसे ही कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका की परिभाषा गिलक्राइस्ट के अनुसार तो कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून में अभिव्यक्त जनता की इच्छा को क्रियान्वित करता है। उसके बाद हम कार्यपालिका के प्रकार देखेंगे। तो कार्यपालिका के प्रकार को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। राजनीतिक व स्थायी कार्यपालिका, नंबर 2 है नाम मात्र व वास्तविक कार्यपालिका, नंबर 3 है उत्तरदायी व अनुत्तरदायी कार्यपालिका, नंबर 4 है एकल व बहुल कार्यपालिका, नंबर 5 है वंशानुगत व निर्वाचित कार्यपालिका। यहाँ पर विद्यार्थी इन प्रकार के वर्णन के साथ यहाँ पर उदाहरण भी देंगे। जैसे राजनीतिक कार्यपालिका का जो उदाहरण है वो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद है, और स्थायी कार्यपालिका का उदाहरण आईएएस, आरएएस, अन्य प्रशासनिक अधिकारी का उदाहरण ले सकते हैं। उसी प्रकार से नाम मात्र की कार्यपालिका का उदाहरण भारत का राष्ट्रपति व इंग्लैंड का सम्राट है, और वास्तविक कार्यपालिका का उदाहरण भारत का प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिपरिषद है। इसी आधार पर उत्तरदायी व अनुत्तरदायी कार्यपालिका के उदाहरण में तो उत्तरदायी जो कार्यपालिका होती है जो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए जो संसदीय शासन प्रणाली उत्तरदायी कार्यपालिका का उदाहरण होती है, और अनुत्तरदायी कार्यपालिका का उदाहरण अमेरिका देश की अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। उसी आधार पर एकल कार्यपालिका का उदाहरण अमेरिका का राष्ट्रपति और बहुल्य कार्यपालिका का उदाहरण स्विट्जरलैंड देश में एक राष्ट्रीय सभा होती है जो 7 व्यक्तियों का एक समूह या समिति होती है। उसी रूप से अंतिम जो 5 नंबर प्रकार का उदाहरण है वंशानुगत व निर्वाचित कार्यपालिका। तो वंशानुगत में हम
ब्रिटेन का सम्राट लिख सकते हैं। और निर्वाचित कार्यपालिका में भारत देश की लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का उदाहरण ले सकते हैं। उसके बाद कार्यपालिका का चयन या कार्यपालिका के सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है, तो यहाँ पर विद्यार्थी विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि कार्यपालिका का जो चयन है वो विभिन्न देशों में अलग अलग आधार पर किया जाता है, जो मुख्य रूप से 5 आधार पर यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। पहला है पैतृक या वंशानुगत के आधार पर चयन। नंबर 2 है जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन। नंबर 3 है अप्रत्यक्ष या परोक्ष निर्वाचन। नंबर 4 है व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन। नंबर 5 है मनोनयन के आधार पर चयन या नियुक्ति। उसके बाद हम कार्यपालिका के कार्य देखेंगे, जिसमें पहला कार्य आता है प्रशासन का संचालन करना। नंबर 2 कार्य आता है कूटनीतिक कार्य। नंबर 3 है वित्तीय कार्य। नंबर 4 है न्यायिक कार्य। नंबर 5 है विधि निर्माण संबंधी कार्य। और अंतिम 6 नंबर कार्य आता है विविध या अन्य कार्य, जिसमें सबसे पहले हम प्रथम कार्य को देखेंगे। तो पहला कार्य है प्रशासन का संचालन करना। कार्यपालिका का पहला व महत्वपूर्ण कार्य देश का प्रशासन चलाना है, ताकि देश में आंतरिक और बाह्य क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे, जिसके लिए सरकार की स्थापना की जाती है। इस प्रयोजन के लिए कार्यपालिका पुलिस शक्ति रखती है, जो इसके आदेशों का पालन करती है, तथा रक्षा के लिए सेनाओं की भी व्यवस्था करता है, ताकि बाह्य आक्रमणों से रक्षा की जा सके। और प्रशासकों की नियुक्ति भी करती है। और देश के आंतरिक और बाह्य प्रयोजन के लिए राष्ट्र जो नीतियों का निर्माण करने का जो कार्य किया जाता है, वह भी कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। नंबर 2 है कूटनीतिक कार्य। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कूटनीतिक कार्य समझेंगे होता क्या है। तो कूटनीतिक का अर्थ है विदेशों के साथ उचित संबंध स्थापित करने का जो उत्तरदायित्व कार्यपालिका का होता है, उसे ही हम उसका कूटनीतिक कार्य कहते हैं, जिसमें निम्न कार्य किए जाते हैं। पहला है यह विदेशों में अपने दूतावास स्थापित करती है। नंबर 2 है राजदूतों की नियुक्ति करती है। नंबर 3 है विदेशों से आए राजदूतों का स्वागत, सत्कार या सम्मान करने का कार्य करती है। नंबर 4 है यह आर्थिक, राजनीतिक तथा सुरक्षात्मक से संबंधित जो संधियाँ की जाती हैं। नंबर 5 है दूसरे देशों से सभी प्रकार के समझौते करने का कार्य भी कार्यपालिका के द्वारा ही किया जाता है। 3 नंबर है वित्तीय कार्य। तो कार्यपालिका वित्त से संबंधित वार्षिक आय व्यय निर्धारण करने का कार्य भी करती है, तथा राष्ट्रीय बजट पारित करना, आर्थिक व्यवस्था पर नियंत्रण रखने का कार्य व्यवस्थापिका का है, किंतु मार्गदर्शन का कार्य कार्यपालिका के निर्देशन में होता है, जिसके कारण कार्यपालिका इसके संबंध में यह निर्णय करती है कि कौन से कर लगाने हैं, किन करों को समाप्त करना है, किन करों में वृद्धि या कमी करनी है, वह कौन से करों को मंजूरी देकर उनको वसूलना है, इत्यादि कार्य कार्यपालिका के वित्तीय कार्यों में आते हैं। उसके बाद 4 नंबर है न्यायिक कार्य। तो वर्तमान युग में कार्यपालिका विभागों ने न्यायिक कार्य भी धारण कर लिए हैं। सभी देशों में राज्याध्यक्ष को यह शक्ति प्राप्त होती है कि वह अपराधियों को क्षमा कर दे, उनकी सज़ा में परिवर्तन कर दे, कम कर दे या पूर्ण रूप से रिहा कर दे। उनके इस अधिकार को क्षमा का परमाधिकार कहते हैं। यह प्रशासनिक न्यायालयों की स्थापना कर प्रशासनिक और न्यायिक संरचनाओं के बीच विभाजन रेखा खींचने से भी रोकती है। यहाँ पर विद्यार्थी ध्यान रखेंगे, यहाँ पर एक प्रश्न काफ़ी बार लघुत्रात्मक रूप में बनकर आता है। जो प्रश्न इस प्रकार से है कि कार्यपालिका के न्यायिक कार्यों में क्षमा का परमाधिकार क्या है, इसे समझाइए। उसके बाद 5 नंबर है विधि निर्माण संबंधी कार्य। शासन प्रणाली के स्वरूप के आधार पर कार्यपालिका विधि निर्माण संबंधी कार्यों में भी भाग लेती है, जिसके कारण अधिकांश राज्यों में कार्यपालिका को संसद का अधिवेशन बुलाने, स्थगित करने, निम्न सदन को भंग करने का अधिकार प्राप्त है, तथा राज्य अध्यक्ष ऐसे आदेश लागू कर सकता है जिसका प्रभाव
कानून के ही समान होता है। संसदीय प्रणाली वाले देशों में कार्यपालिका ही विधि निर्माण में व्यवस्थापिका का नेतृत्व करती है और संसद द्वारा पारित विधेयक राज्य अध्यक्ष के निषेधाधिकार के अधीन होते हैं। उदाहरण के रूप में यहाँ पर लिख सकते हैं विद्यार्थी कि अमेरिका का राष्ट्रपति कांग्रेस को संदेश भेज सकता है और विलंब निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकता है। अंतिम 6 नंबर कार्य है विविध या अन्य कार्य, जिसमें कार्यपालिका के द्वारा 3 प्रमुख कार्यों का संचालन किया जाता है। नंबर 1 है उपाधियों का वितरण करने का कार्य करती है। नंबर 2 है राष्ट्रीय आयोजनों का संचालन करती है। नंबर 3 है विदेशियों को नागरिकता के अधिकार प्रदान करने का कार्य करती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कि कार्यपालिका की शक्तियों में अभिवृद्धि या वृद्धि या विकास के कौन कौन से कारण हैं, जिनको मुख्य रूप से यहाँ पर 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है केंद्रीयकरण। नंबर 2 है संचार तथा आवागमन के साधनों का विकास। नंबर 3 है नेतृत्व की आवश्यकता। नंबर 4 कारण है राजनीतिक दलों का विकास। और अंतिम शक्तियों में वृद्धि का कारण आता है व्यवस्थापिका की शक्तियों का पतन। उसके बाद संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में अंतर लिखिए। यह प्रश्न भी परीक्षा में काफ़ी बार आ चुका है, तो इस टॉपिक का भी विद्यार्थी विशेष ध्यान रखेंगे। तो एक तरफ संसदात्मक लिखेंगे और दूसरी तरफ अध्यक्षात्मक कार्यपालिका लिखेंगे, जिसमें अंतर निम्न प्रकार से है। नंबर 1 है संसदात्मक शासन में कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन में कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है। नंबर 2 अंतर है संसदात्मक शासन में मंत्रियों की स्थिति उच्च होती है, जिससे कानून निर्माण कार्यों पर उनका प्रभाव होता है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन में मंत्रियों की स्थिति उच्च नहीं होती है और न ही कानून निर्माण पर उनका प्रभाव होता है। नंबर 3 है संसदात्मक शासन में कार्यपालिका प्रधान नाम मात्र का होता है, जिससे व्यवहार में शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद करता है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन में कार्यपालिका का प्रधान वास्तविक होता है और वही व्यवहार में स्वयं शक्तियों का प्रयोग करता है। 4 नंबर अंतर है संसदात्मक शासन में कार्यपालिका के सदस्य विधानमंडल में भाग ले सकते हैं, जबकि अध्यक्षात्मक शासन में कार्यपालिका के सदस्य विधानमंडल या व्यवस्थापिका में भाग नहीं ले सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर टीड के अनुसार एक सफल कार्यपालिका के गुण देखेंगे। तो टीड ने एक सफल कार्यपालिका के अंतर्गत एक कार्यकारी में निम्न गुणों को होना आवश्यक माना है। नंबर 1 है शारीरिक शक्ति। नंबर 2 है उद्देश्य या ज्ञान का निर्देशन। नंबर 3 है उत्साह, मित्रता या भावनाएं। नंबर 4 है तकनीकी विशेषज्ञता, बुद्धि और ईमानदारी का गुण होना चाहिए। नंबर 5 है शिक्षा देने की उसमें योग्यता होनी चाहिए। नंबर 6 गुण आता है विश्वास और निर्णय लेने की समर्थता या क्षमता उसमें होनी चाहिए। उसके बाद हम संसदात्मक कार्यपालिका की विशेषताएं देखेंगे। तो नाम मात्र की तथा वास्तविक कार्यपालिका में भेद है। नंबर 2 है व्यवस्थापिका व कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है। नंबर 3 विशेषता आती है कार्यपालिका के कार्यकाल की अनिश्चितता होती है। नंबर 4 विशेषता है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। और नंबर 5 विशेषता आती है प्रधानमंत्री का नेतृत्व। यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए अलग से ये टॉपिक पढ़ाया गया है, जिसका भी विशेष ध्यान रखेंगे, जिनका वर्णन निम्न प्रकार से है। उसी प्रकार से अध्यक्षात्मक कार्यपालिका की भी कुछ विशेषताएं हैं। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का पृथक्करण है। नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका अलग अलग नहीं है। नंबर 3 विशेषता है कार्यपालिका के कार्यकाल की निश्चितता है। उसके बाद हम यहाँ पर चक्रवर्ती राजगोपाला के अनुसार सफल कार्यपालिका के गुण भी देखेंगे, जिसने 5 गुण माने हैं। नंबर 1 है प्रशासक चरित्रवान होना चाहिए। नंबर 2 है निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। नंबर 3 है अधीनस्थ कर्मचारियों में विश्वास उत्पन्न करने की क्षमता होनी चाहिए। नंबर 4 है प्रशासक को संयत स्वभाव का व्यक्ति होना चाहिए, अर्थात बुरा स्वभाव का नहीं होना चाहिए। नंबर 5 गुण है अधीनस्थ कर्मचारियों में सामाजिक उद्देश्य की भावना
भरने की योग्यता होनी चाहिए। उसके बाद ब्रिटेन में मुख्य कार्यपालिका का मंत्रणा अभिकरण होता है, जिसमें ब्रिटेन में जो मंत्रियों के कार्यभार को कम करने व उनके कार्य संपादन में ये सहायता पहुंचाने के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय तथा मंत्रिमंडल समितियां होती हैं, तथा मंत्रिपरिषद सचिवालय का मुख्य कार्य तैयार करता है और यह सचिवालय मंत्रिमंडल की बैठकों के लिए कार्यसूची भी तैयार करता है।